ये आकाशवाणी दिल्ली है। साहित्य की कार्यक्रम में लीजिए सुनिए परिचर्चा। विदेशों में भारतीय साहित्य परिचर्चा का संचालन कर रही हैं प्रसारण कर्मी नीलम मलकानिया। नमस्कार। भारतीय साहित्य पूरे भारत को अपने आप में समाये हुए है, संजोए हुए है। और जब हम विदेशों में भारतीय साहित्य की बात करते हैं तो एक बहाने से हम यही जानना चाहते हैं कि भारत किस किस के दिल में बसता है और भारत का क्या स्वरूप किसने किस प्रकार से किस माध्यम से ग्रहण किया है। तो आइए इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ विशिष्ट हमारे अतिथि हैं, दूर दूर से आए हैं और हमारे इस विषय को आप तक पहुंचाने के लिए बेहद दिल से इस विषय से जुड़े हुए भी हैं। तो स्टूडियो में सबसे पहले हमारे साथ जो हमारी एक विशेष अतिथि हैं, इनका परिचय मैं करवाऊं। प्रीना जिहा तिलक जी, आपका हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं। प्रीना जी मॉरिशस से आई हैं, पेशे से वकील हैं, हिंदी प्रेमी हैं, साथ ही कला और संस्कृति क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों में आप सक्रिय रहती हैं और मॉरिशस में टेलीविजन धारावाहिकों में आप अभिनय भी कर चुकी हैं और अलग अलग स्थानों में, साथ ही मॉरिशस विश्वविद्यालय में आप पढ़ाती भी हैं। और भारत को किस रूप में आप देखती हैं, कैसे आप समझती हैं, इस बातचीत में हम आगे जानेंगे। मैं अब स्वागत करना चाहूंगी हिरोयुकी सातो जी का। सातो जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सातो जी जापान से आए हैं, नई दिल्ली में साहित्य अकादमी के कार्यक्रमों में आप शिरकत करते रहे हैं, भारतीय संस्कृति में आपकी रुचि है, साथ ही टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज में आप पढ़ाते हैं, जापानी छात्रों को हिंदी सिखाते हैं। आपने अनुवाद कार्य किया है, अलग अलग जो साहित्यिक कृतियां हैं उनका बेहद सरल भाषा में आपने अनुवाद किया है ताकि वो जापानी छात्रों तक पहुंच सके। और भारत जापान मैत्री समूह में भी आपकी भूमिका रहती है। तो बहुत बहुत स्वागत आपका हिरोयुकी जी। और अब मैं स्वागत करती हूँ सुनीता जी का। सुनीता पाहुजा जी गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग में कार्यरत हैं। भारत से बाहर इन्होंने भारतीय भाषा, भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में भूमिका निभाई है। आप मॉरिशस में कार्यरत रही हैं, साथ ही त्रिनिदाद और टोबैको में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं। कला और संस्कृति के प्रचार के जो अलग अलग माध्यम होते हैं उनसे आप जुड़ी रही हैं, चाहे रेडियो कार्यक्रम हो या फिर मंचीय प्रस्तुतियां हो। तो सुनीता पाहुजा जी से भी हम उनके अनुभव जानेंगे और आज स्टूडियो में मिलकर बात करते हैं। और सुनीता जी, शुरुआत मैं आप ही से करती हूँ। धन्यवाद नीलम जी, आपको नमस्कार, यहाँ उपस्थित हमारे अतिथियों को भी नमस्कार और हमारे साथ इस समय जुड़े सभी श्रोताओं को प्रेम भरा नमस्कार जी। शुरुआत हम इसी बात से करते हैं कि आप अलग अलग देशों में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं जी। और जब हम बात करते हैं भारतीय साहित्य की, तो हर देश की संस्कृति के हिसाब से जो साहित्य का स्वरूप है वो भी थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। तो इस बारे में आपका क्या अनुभव रहा है? देखिए, जो भारत से बाहर जो भी ऐसे देश हैं जहाँ भारतीय वंशज बसते हैं जी, भारतीय मूल के लोग बसते हैं, वहाँ पर लोग भारत की भाषाओं और संस्कृति से बहुत प्रेम करते हैं। और अधिकांश देशों में जो वो भाषा सीखते हैं, चाहे वो हिंदी हो, और अब तुम देख रहे हैं हिंदी से इतर भी भारतीय भाषाएं पढ़ी और सीखी जा रही हैं अनेक विश्वविद्यालयों में भी, चाहे वो धार्मिक ग्रंथ हो या हमारे साहित्यकारों को पढ़ना हो, तो मैं देखती हूँ कि भाषा का प्रचार प्रसार इसी से हो रहा है। और मैं समझती हूँ कि जब साहित्य की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें उसमें साहित्य और संस्कृति में जुड़ जाती हैं। तो क्योंकि भारत, हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे तो नहीं कहूँगे, अब तेजी से अग्रसर हो रहा है और बहुत ही जल्द हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था भी उसकी बहुत सुदृढ़ होती जा रही है। तो उसके चलते इस समय जो स्थिति है वो विदेशों में भारतीय मूल के लोग सबसे ज्यादा बसे हुए। तो मैं समझती हूँ जब इतनी संख्या में लोग बाहर बस रहे हैं तो उसी तरह से भारतीय संस्कृति का और साहित्य का और भाषाओं का भी प्रचार प्रसार हो रहा है। क्योंकि किसी भी देश में भारतीय हो, भारत के किसी भी हिस्से से हो, चाहे उनकी भाषा तमिल तेलुगु हो, चाहे वो दक्षिण भारत से हो, उत्तर भारत से हो या किसी भी और हिस्से से, लेकिन जब विदेशों में जब भारतीय मिलते हैं एक दूसरे से तो वो हिंदी में ही एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी भाषा को समृद्ध करते हैं, एक दूसरे की भाषाओं को सीखते भी हैं। और जिन देशों में भारतीय जा बसे हैं, मैं समझती हूँ उन देशों के लिए भी वो बहुत समर्पित हैं और उन देशों की भी राजनीति में और अर्थव्यवस्था में और मैं कहूँगी साहित्य संस्कृति में बहुत अपना योगदान दे रहे हैं जी। हिरोयुकी सातो जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि विदेशों में भारतीय साहित्य का जब हम उल्लेख यहाँ पर कर रहे हैं तो जापान में भारतीय साहित्य के बारे में आप अपने विचार कैसे प्रकट करेंगे, क्या कहेंगे? जी, भारत का साहित्य तो इतिहास तो बहुत पुराना है जी। तो सबसे पहले तो जापान में तो चीनी होकर बौद्ध धर्म के साथ बौद्ध धर्म के
एक भाग बनकर जापान में आया है। तो लेकिन इसके बाद आजकल तो साक्षात भारत से या पश्चिमी देश से होकर जमते आया है। तो हमारे जापानी लोगों के लिए भारतीय साहित्य तो विदेशी भाषा में, तो पुराने समय तो संस्कृत भाषा में, आजकल तो हिंदी, उर्दू, इसलिए इस साहित्य को जापानी लोगों को परिचय करने के लिए अनुवाद करना तो जरूरी है। तो लेकिन इसको अनुवाद करना तो विद्वान ने करते हैं। तो इसलिए ये तो भारतीय संस्कृति को साधारण जापानी लोगों के दिल तक पहुंचाना है। तो इसलिए अभी तक विद्वान ने तो कोशिश किया है, तो लेकिन और कोशिश करना है। मैं अभी ऐसा सोच रहा हूँ। यानी विद्वान लोग जो होते हैं, अगर वो अनुवाद कार्य भी करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें एक क्लिष्टता आ जाती है, वो थोड़ा कठिन रहता है। तो और जो छात्र हैं, जो भाषा नहीं जानते हैं, एक नई संस्कृति का साहित्य है, उन्हें बेहद सरल भाषा में अगर पढ़ाया जाए तब उनकी रुचि पैदा होती है। तो आपने ये कार्य किया है कि बेहद सरलता से आपने वो अनुवाद किया है और छात्रों तक पहुंचा है। जी, तो 2 साल पहले तो मैंने श्रीमद् भगवत गीता, तो जो भारतीय संस्कृति का स्वरूप आत्मा है, तो विरासत है, तो भारतीय सब लोग तो श्रीमद् भगवत गीता जानते हैं। तो जापानी लोग भी श्रीमद् भगवत गीता का नाम तो जानते हैं, लेकिन इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मैंने संस्कृत भाषा से साक्षात सरल जापानी भाषा में अनुवाद करके 2 साल पहले मैंने प्रकाशित किया। तो कुछ जापानी लोग पढ़ते हैं तो मुझे मैसेज भेजा। तो समझना थोड़ा मुश्किल है जी, लेकिन समझने के लिए तो पढ़ना तो जरूरी है ना जी। तो इसलिए मैंने पाठकों से कहा तो बार बार पढ़िए, समझ जाएगा, तो अपनी विचार से समझ सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको अनुवाद करके जापानी लोगों के दिल तक पहुंचने की कोशिश किया जी। तो छात्र आपको प्रतिक्रिया भी भेजते हैं, लाभान्वित हो रहे हैं जी। और अब प्रीना जिहाती लग जी, आपसे बात करते हैं। मॉरिशस में आप बहुत सारी गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं, तो बताइए कि जो भारतीय साहित्य है या भारतीय कृतियां हैं, भारतीय संस्कृति साहित्य के माध्यम से किस प्रकार से मॉरिशस में फैली है, आपका क्या अनुभव है? भारत और मॉरिशस का जो रिश्ता है वो खून का रिश्ता है जी। तो सराहनीय वाली बात है कि जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, किस तरह से मॉरिशस में आज भारतीय संस्कृति अभी जीवित है, भारतीय साहित्य जीवित है, तो इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। वैसे तो मॉरिशस में कई ऐसे लेखक रहे हैं जिन्होंने अपनी अपनी रचनाएं रची हैं, काव्य लिखे हैं मॉरिशस साहित्य पर, हमारे पूर्वजों पर, और रामचरितमानस को भी लेकर हमारे यहाँ हमारे कई ऐसे विशिष्ट लोग हैं, विद्वानगण लोग हैं जिन्होंने अपने अपने काव्य रचे हैं। तो मुझे लगता है ये वाकई ही सराहनीय वाली बात है, क्योंकि भारत में हम तो नहीं है, प्रवासी भारतीय हमें कहा जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ रहकर भारतीय साहित्य को पूरी तरह से कायम रखना, उनका संरक्षण करना, तो ये बहुत बड़ी बात है जी। और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि अधिक से अधिक जो भारतवंशी हैं वो अपनी संस्कृति का प्रचार करें, प्रसार करें, और जो विदेश हैं यानी जहाँ पर हमारे छात्र हैं, जहाँ पर भारतवंशी है, वहाँ की संस्कृति को भी आत्मसात करते रहें। तो ऐसे में सुनीता जी, आपका क्या अनुभव रहा है? आपने कई देशों में अपनी सेवाएं दी हैं, जब आप वहाँ मिलती हैं, लोगों से बातचीत करती हैं, तो ऐसी कौन सी भारतीय कृतियां हैं जिनका आमतौर पर जिक्र होता है, और ऐसी कौन सा आप कहेंगे संस्कृति का कौन सा हिस्सा है जो बहुत जल्दी से अपना लिया जाता है? इसका जवाब तो दूंगी कि कौन सा हिस्सा नहीं है। मुझे सौभाग्य मिला मॉरिशस और ट्रिनिडाड में लंबे समय तक रहने का, और कुछ अन्य देशों में जाने का भी, जैसे फिजी और सूरीनाम भी जाना हुआ। मॉरिशस और ट्रिनिडाड की बात करूं तो वहाँ आपको सचमुच रहकर लगता ही नहीं कि आप भारत से बाहर हैं। और चाहे वो आपका पहनावा हो, लोग इतने शौक से त्योहारों पर ही नहीं, अन्यथा भी ऑफिस भी आएंगे जाएंगे तो साड़ी पहनना, सूट पहनना, और बिल्कुल भारतीय ढंग से तैयार होना। और खान पान की भी बात करें तो खान पान भी भारत जैसा आपको मिलेगा सब कुछ वहाँ पर। और मॉरिशस में भी, ट्रिनिडाड में भी उन्होंने अपनी संस्कृति को इतना संजो कर रखा है कि एक बार को मन सच में भूल जाता है कि आप भारत से इतने मीलों दूर हैं। मतलब आप किसी भी मंदिर में चले जाएं, कोई भी त्योहार हो, अभी मॉरिशस में से मैं हाल ही में लौटी हूँ,
तो वहाँ पर आप शिवरात्रि का जो त्योहार है वो महीना भर पहले शुरू हो जाता है, इतने बड़े बड़े कावड़ बनाए जाते हैं और इतनी समर्पित है। सबसे अच्छा जो लगता है कि युवा पीढ़ी बहुत जुड़ी हुई है। ये मुझे लगता है कि किसी भी संस्कृति को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि युवा जुड़े उनके साथ। और इसी तरह ट्रिनिडाड में भी जो भी त्योहार हैं, चाहे वो गणेश चतुर्थी हो, पूरा उसी तरह पूजा पाठ होगी, विसर्जन होगा और पूरे मंत्रोच्चारण होंगे, मतलब बड़ी शिद्दत के साथ पूजा पाठ की जाती है। तो मैं समझती हूँ कि संस्कृति का हर हिस्सा, चाहे वो खान पान से जुड़ा हो, और मॉरिशस में तो भाषा बहुत समृद्ध है। हिंदी की बात करें तो बिल्कुल प्राथमिक स्तर से हिंदी पढ़नी शुरू कर देते हैं सरकारी स्कूलों में बच्चे। और महात्मा गांधी संस्थान है, वहाँ पर BA और MA स्तर तक भी हिंदी पढ़ाई जाती है। न केवल हिंदी, अन्य भारतीय भाषाएं भी, चाहे संस्कृत हो, उर्दू हो, इनके पूरे पूरे विभाग हैं, तमिल, तेलुगु, ये सब भारतीय भाषाएं भी वहाँ सिखाई जाती हैं। और वहाँ पर जो भारतीय दर्शन है और भारतीय जो सांस्कृतिक हमारे जैसे नृत्य और कला है, उनके भी परफॉर्मेंसेस के लिए पूरा मतलब एक विभाग है जो इनकी तैयारी कराता है छात्रों को। और फिर वो लोग अपने अलग अलग कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुतियां भी देते हैं और आगे भी सिखाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, जैसा कि मैडम ने भी कहा कि मॉरिशस और भारत ऐसा लगता है कि बहुत ही निकटता से, बहुत ही सुदृढ़ता से जुड़े हैं। आप कहीं जाए तो मॉरिशस में आपको कहीं ये दुविधा नहीं होगी कि कौन सी भाषा का प्रयोग करें। भोजपुरी भी लोग बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, जो वहाँ की एक स्थानीय भाषा, कहीं क्रियोल, मैडम बताएंगे उसके बारे में, वो एक कहीं फ्रेंच, अंग्रेजी और भोजपुरी का मिला जुला रूप है। और आप सब्जी मार्केट में चले जाएं, कहीं चले जाएं, तो भाषा का अभाव कहीं आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि आपको कहीं बातचीत में रुकावट आ रही है। और हिंदी पढ़ाई बहुत जाती है, हिंदी के संस्थान बहुत है और भी पढ़ाने के लिए। जैसे जो स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, उसके अलावा एक और पूरा संस्थागत ढांचा जिसे कहेंगे बैठका नाम से है, वो स्कूलों से अलग पढ़ाई होती है, लेकिन पूरा उसका प्राथमिक स्तर है, प्रथमा, मध्यमा, उत्तमा में पूरा जैसे हमारे यहाँ ग्रेजुएशन लेवल होता है, और ये सब उस तरह से पढ़ाया जाता है। और इनकी जो परीक्षाएं हैं, जो प्रश्न पत्र बनते हैं, वो हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद से बनकर आते हैं और वहीं पर जांच भी की जाती है, परिणाम भी वहीं बनता है जी। और बहुत से संस्थान है, हिंदी प्रचारिणी सभा है जो सबसे पुरानी वहाँ पर संस्था मानी जाती है, जो तिलक विद्यालय के नाम से शुरू हुई थी, क्योंकि वहाँ पर यह था कि लोग संस्कृति से जुड़े थे। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि भारतीय बहुत बाहर बसे हैं जाकर, लेकिन जो अब जा रहे हैं वो तो डॉक्टर्स हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो अपनी इच्छा से वहाँ जा रहे हैं। लेकिन लगभग 200 साल पहले जब अंग्रेजों ने भेजा था भारतीयों को अलग अलग देशों में, कई डायस्पोरा देश हम जानते हैं जी, उनमें जब भेजा गया तो वो मजदूर के रूप में गए थे, जिन्हें वहाँ कुली भी कहा जाता था। तो उनके जो संघर्ष, उन्होंने जो तकलीफें सही, वो कहीं ना कहीं साहित्य में हमें दिखता है, कहीं फिक्शन में भी दिखता है। और मॉरिशस की एक खूबसूरत बात है कि आप बहुत अच्छी हिंदी बोलने वाले लोगों से मिलें तो कई लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि उनने कहीं भी औपचारिक हिंदी सीखी नहीं, तो ऐसे लगता है कि कैसे इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। तो बोलते हैं फिल्में देखकर। तब साधन और कोई नहीं थे मनोरंजन के, तो फिल्म एक बहुत बड़ा साधन था शुरू से। और बैठका, जैसे मैं कह रही थी, बैठकों में यही था कि सभी जो वहाँ पर भारतीय गए थे वो चाहते थे कि उनके बच्चे संस्कृति से जुड़े रहें। अब संस्कृति से जुड़ना है तो आपको अपनी धार्मिक पुस्तकें पढ़नी है, उसके लिए आपको भाषा चाहिए। तो भाषा सिखाने के लिए वो जो बैठका एक शुरू हुई कि एक पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, जैसे वो आज बहुत एक संस्थागत तरीका हो गया और चल रहा है वो बहुत। और जो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ मॉरिशस और भारत की द्विपक्षीय संस्था विश्व हिंदी सचिवालय, वो मॉरिशस में है। लगातार वर्ष भर कार्यक्रम होते रहते हैं वहां पर। 10 जनवरी को तो बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है विश्व हिंदी दिवस पर, जिसमें विश्व के किसी भी कोने से किसी भी ऐसे विदेशी को जो बहुत हिंदी में अच्छा बोलते भी हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, विश्वविद्यालय वगैरह में पढ़ा रहे हैं, ऐसे किसी विद्वान को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है जी। और 11 फरवरी को विश्व हिंदी सचिवालय का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उस अवसर पर भारत से किसी को विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाया जाता है। तो इन सब से मिलने के लिए मतलब बहुत ही वहाँ कार्यक्रम भी होते हैं, उनकी वर्कशॉप्स, कार्यशालाएं और आयोजित की जाती हैं। तो हर संस्था वहाँ पर, मैं कहूँगी कि 100 के करीब सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, जिनमें से 50 तो बहुत ही ज्यादा सक्रिय हैं। तो वो जब अपनी संस्कृति का, मैं कहती हूँ, प्रचार प्रसार करते हैं, तो संस्कृति के माध्यम से भाषा, साहित्य, ये सब एक दूसरे को पोषित करते हैं। मतलब भाषा संस्कृति को पोषित करती है। और हम हिंदी प्रचारिणी सभा की बात करें तो हिंदी प्रचारिणी सभा का वाक्य ही है कि भाषा गई तो संस्कृति गई जी। तो वो लोग बहुत तो भाषा से संस्कृति को जोड़ के रखते हैं और हर तरह से आपको संस्कृति वहाँ पूरी भारत की, भारत में दिखाई देता है। इस पर मैं कुछ जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि हिंदी प्रचारिणी सभा की बात हो रही है और उन परीक्षाओं की बात हो रही है।
तो मैं स्वयं मैं उत्तमा तक पढ़ी हूँ और कुछ 22 साल इससे ज़्यादा भी हो गए जब मैंने हिंदी की पढ़ाई शुरू की थी हिंदी प्रचारणी सभा की कक्षाओं में। तो मुझे अभी तक याद है जो हमने सीखे थे, अभी हम बात कर रहे थे भारतीय साहित्य के बारे में, तो तब हमने प्रेमचंद जी के, अमीर खुसरो के और कबीर के जो दोहे हैं, तुलसीदास रामचरितमानस का जैसे व्याख्या हमने लिखा, उस पर पूरा अध्ययन करते हैं। जब हम स्कूल में हिंदी की पढ़ाई करते हैं तो शायद अगर लिटरेचर इन हिंदी स्वयं नहीं सीखेंगे इतनी गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन इन परीक्षाओं के माध्यम से जब हम प्रवेशिका, परिचय, उत्तमा तक पढ़ाई करते हैं, संस्कृत भी सीखते हैं, तो इससे हमें गहरी नॉलेज मिलती है भारतीय साहित्य के बारे में। और जो मॉरिशस संस्थान का जो सिलेबस है पाठ्यक्रम, उसमें भारतीय साहित्यकार जुड़े हुए हैं और वहाँ के जो साहित्यकार हैं उन्हें भारत में पढ़ाया जाता है। जैसे अभिमन्यु अन्नत जी हैं, अभी रामदेव धुरंधर जी पर बहुत पुस्तकें छपी हैं, राजी रमन जी हैं, बीरसेन जागा सिंह जी हैं, अनेक नाम है, मतलब नाम लेना शुरू करेंगे तो बहुत ही एक लंबी फहरिस्त सामने आती है। जी हिरोयुकी सातो जी, मुझे भी क्योंकि रेडियो जापान में काम करने का अनुभव है, मैं कुछ वर्ष वहाँ रही हूँ जापान में, तो मैंने भी भारत के प्रति जो जापानियों के दिलों में जो सम्मान है और प्रेम है उसे मैंने नजदीक से महसूस भी किया है। और जैसे कि अभी हम बातचीत में जिक्र कर रहे थे कि फिल्मों से भी भाषा और साहित्य का परिचय मिलता है, तो आपका क्या अनुभव है जो भारतीय सिनेमा है, किस तरह से वो भारतीय संस्कृति का प्रचार करता है और साहित्य से जोड़ता है? तो मैं जब हिंदी भाषा सीखने का आरंभ किया लगभग 45 साल पहले जी, तो उस समय तो एक विद्वान का नाम तोशियो तानाका, तो मुझे हिंदी भाषा सीखी, तो वो कहा करते थे आप हिंदी फिल्म देखिए, हिंदी फिल्म देखने से हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृत सीख सकें। तो इसलिए मैं लगभग 45 साल पहले काशी में लेकर 2 साल के लिए संस्कृत भाषा भारतीय फिलोसफी का अध्ययन किया और एक हफ्ते में एक बार सिनेमा हॉल जाके हिंदी फिल्म सीखने का शुरू किया। तो उस समय तो मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि आजकल तो यूट्यूब पर दूसरे माध्यम से हिंदी फिल्म देखने का मौका तो बहुत मिलते हैं। तो इसलिए मैं अभी तक देखते देखते हिंदी भाषा सीखने के लिए और भारतीय संस्कृत समझने के लिए बहुत मैंने ज्यादा हिंदी फिल्म देखा। 5 साल पहले देखते देखते मेरे मन में ऐसा विचार आया, तो एक दिन मैं हिंदी फिल्म का जापानी सबटाइटल बनाना चाहता। तो किस्मत से 5 साल पहले एक जापानी फिल्म डिस्ट्रीब्यूट कंपनी ने तो मुझे जापानी सबटाइटल बनाने का मौका दिया। तब तक मैंने अनुभव नहीं था, तो लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया। जी, भारतीय फिल्म का आपने जापानी सबटाइटल्स सबसे पहले तो हाउसफुल 3 ये तो बहुत मुश्किल था, लेकिन इसके बाद अभी तक मैं 20 से ज्यादा हिंदी फिल्म का सबटाइटल बना चुका हूँ, जापानी में तैयार कर चुका। अभी तक देवदास, ये तो संजय लीला बंसरी की, और जिंदगी ना मिले दोबारा, और शिल्पा शेट्टी, पिंक, ऐसे 20 से ज्यादा सबटाइटल बनाने मौका मिला। तो ये तो सबटाइटल बनाने के समय तो मैं 3 बात मन में रखकर सबटाइटल बनाता हूँ। ये तो साक्षात हिंदी संवाद से, डायलॉग से जापानी भाषा में अनुवाद करना, क्योंकि दूसरे लोग तो अंग्रेजी सबटाइटल से जापानी सबटाइटल बनाते हैं जी। तो लेकिन कभी कभी अंग्रेजी सबटाइटल तो गलत है, हिंदी से गलत है, गाना तो बिल्कुल गलत है, गाना तो जी इसलिए मैं भाषा है, इसलिए मैं हिंदी से साक्षात जापानी भाषा में अनुवाद करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो दूसरी बात, हिंदी फिल्म देखने से सिर्फ हिंदी भाषा नहीं, भारतीय संस्कृति, तो जैसे समोसा तो देखिए अनुवाद करना, तो ये तो स्नैक का अनुवाद करते, लेकिन समोसा तो स्नैक नहीं है, समोसा तो समोसा है। अगर पर्दे पर तो समोसा देखते हैं तो ये मुझे समोसा खाना चाहते हैं, तो अगर जापानी लोग समोसा नहीं जानते हैं तो अभी देखते हैं तो ये समोसा है, देखकर वो समोसा समझते हैं, ऐसा है। तो और तीसरी बात, सबटाइटल बनाना मेरे लिए तो एक
मेरा अपना रचना है, ये तो सबटाइटल तो सबटाइटल है जी। तो लेकिन ये तो अनुवाद है, सबटाइटल थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मेरी विचार से, मेरे अनुभव से, मेरे इंटरप्रेशन से मैं सबटाइटल बनाता हूँ। लेकिन गाना तो हिंदी फिल्म का गाना तो बहुत अच्छे, कभी कभी उर्दू भी आती है और पंजाबी भी आती है। तो इसको जापानी लोगों के दिल तक पहुंचने के लिए तो सिर्फ अनुवाद नहीं है, इसको भावना भाव के साथ अनुवाद करने की तो वो एक कोशिश तरह कर से रहा हूँ। वो अच्छा जी। अनुवाद नहीं भावानुवाद हाँ जी है, जी 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 है बहुत ना? सुंदर बात जी, है। जी। तो वो भावानुवाद है, हाँ, भावों का हाँ, अनुवाद जी, किया जी, गया जी, है। और जी। क्योंकि आप हिंदी भाषा जानते हाँ, हैं जी, जी। तो आप उसे बेहतर तरीके से समझकर जी, फिल्म्स जी, के जी। सबटाइटल्स तैयार जी, करते हैं। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स से बताता जी। हूँ, आप हिंदी भाषा सीखे, अगर हिंदी भाषा सीखेंगे तो हिंदी फिल्म अच्छी तरह समझ सकेंगे। जी। क्योंकि हमारे देश में तो व्याकरण के अनुसार बोलना लिखना ऐसा सिखाते हैं, लेकिन आप लोग तो व्याकरण के अनुसार तो नहीं बोलते हैं। जी। कभी कभी आम बोलचाल की भाषा बोलते अलग हो बढ़ते जाती हैं ना, है। जी। तो कैसे मुझे नहीं मेरे को भी कहते हैं, ये थोड़ा मतलब बदतमीज का रोड है। लेकिन मुझे नहीं तो मेरे को तेरे को क्या करना चाहिए। तो ऐसा तो व्याकरण की पुस्तक में नहीं लिखा के तुझे क्या करना चाहिए सिर्फ, तो तेरे को मेरे को तो नहीं कहते। ये इसका तो बोलचाल सुनने के लिए, समझने के लिए आप लोगों से बातचीत करना तो सबसे अच्छा है। और भारतीय फिल्में तो जापान में बहुत पसंद भी की हाँ, जाती जी, हैं। जी, जी। और ये खूबसूरती भी है भारत की, प्रीना जी, जो हम कहते हैं यहाँ पर कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, की बहुत सारी भाषाएं हैं और हर स्टेट की अपनी खासियत है, अपना खाना पीना है, और साथ ही जो हम परिधान पहनते हैं वो भी अलग हो जाते हैं। उसके बावजूद सब मिलकर भारत बनता है। इतनी सारी जो ये विविधता है, इसे मॉरिशस में जो मॉरिशस के लोग हैं वो किस तरह से देखते हैं और कैसे वहाँ पर जो छोटी छोटी चीजें हैं और स्थानीय भाषाएं हैं जैसे भोजपुरी है, तो क्या भूमिका भाषा की रही है लोगों को जोड़ने में? वैसे तो टीवी के माध्यम से भाषा का बहुत प्रचार प्रसार होता है जी। हिंदी की प्रचार प्रसार तो होती ही रहती है, और साथ ही साथ हमारी जो डायलेक्ट है भोजपुरी वो भी बहुत प्रसिद्ध है मॉरिशस में। तो भोजपुरी को अगर हम लें तो भोजपुरी में लोग बातचीत करते हैं, और केवल हिंदू लोग ही नहीं, अन्य रिलीजन के लोग भी जी भोजपुरी में वार्तालाप करते हैं। हमारे यहाँ जैसे सालों से ये प्रथा आई है, जो चाइनीज शॉप्स रहे हैं मॉरिशस में, तो उन शॉप्स में जाएंगे तो वहाँ के चाइनीज लोग अन्य लोगों से भोजपुरी में बात कर सकते हैं अभी तक। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि जो मॉरिशियन कल्चर है और जो भारतीय संस्कृति है, उसमें दोनों का जो मेल हो गया है, आपस में घुल मिल गया है, तो ये बहुत सुंदर है देखने के लिए। जी। और भोजपुरी की बात करें तो हमारे यहाँ जो भोजपुरी फोल्क्लोरिक सॉन्ग्स होते हैं, गीत होते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है, और इन पर कई पुस्तकें भी लिखी गई हैं। हमारे यहाँ एक सरिता बुद्धू जी हैं, तो उन्होंने भोजपुरी के क्षेत्र में काफ़ी कुछ सराहनीय कार्य किए हैं, और भोजपुरी स्कूल्स अभी मॉरिशस में बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जहाँ पर गीत गवाई सिखाई जाती है। भोजपुरी गीत गवाई पर एक पुस्तक भी है। हाल ही में आपके जो श्रेया घोषाल हैं इंडिया से, हमारे यहाँ आए थी कॉन्सर्ट में, तो कॉन्सर्ट के दौरान उन्होंने भोजपुरी गीत गाए थे। जी। तो मॉरिशियन भोजपुरी गीत को लेकर उनको अपने तरीके से अपने लय में उन्होंने हम मॉरिशियंस को उस भोजपुरी गीत को सुनाए। जी। तो नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। आप इतना अच्छा संदर्भ बता रही हैं, तो मैं ये रिक्वेस्ट तो आपसे जरूर करूंगी कि आप उसको दोहराएं और हमारे लिए गाएं आप थोड़ा सा। अच्छा, तो वही गाऊंगी जो श्रेया घोषाल ने गाई थी। जी, स्वागत आपका। अच्छा, वैसे तो मैं अच्छा गाती नहीं हूँ, लेकिन आपने रिक्वेस्ट की तो मैं थोड़ा बहुत गा लेती हूँ। शहर के लिज़नवा में जोली जोली छोकरी, शहर के लिज़नवा में जोली जोली छोकरी, जुबे डालो तो लेके जाए, जुबे डालो तो लेके जाए, चुन चुन के मारे नजरिया, जुबे डालो तो लेके जाए, जुबे डालो तो लेके जाए,
चुन चुन के मारे नजरिया। वाह, इतना मीठा तो गाया आपने। बहुत अच्छा आपने गाया है। और सच में हम इसी की बात कर रहे हैं कि कैसे भारतीय साहित्य विदेशों में पहुंचा और कैसे वहां की चीजों का आत्मसात करते हुए बिल्कुल एक नए स्वरूप में उभरा है, और शायद इसी तरह से अपनी धरोहर को हम और आगे बढ़ा सकते हैं। सुनीता जी, जैसे आजकल भारत में इंग्लिश बहुत चर्चित है और युवाओं में खासी लोकप्रिय है, तो हम ये जानते हैं कि विदेशों में भी हिंदी जब पहुंची तो अपने मूल स्वरूप के साथ साथ थोड़ा सा बदल भी गया स्वरूप, और वहाँ की भाषा के साथ मिलजुल कर कुछ नया ही स्वरूप अब चलन में है। जी, तो कुछ इस बारे में आप बताइए, कैसा आपका अनुभव है? जो भारतीय मूल के लोग अलग अलग देशों में बसे हुए हैं वो अपने तरीके से हिंदी जैसे सीखते हैं ना, वो हमारी मानक हिंदी से अलग हो सकती है, लेकिन उसे हम अशुद्ध भाषा नहीं कह सकते। जैसे सूरीनाम में जो लिखी जाती है वो उसे सरनामी हिंदी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में जो हिंदी प्रचलित है वो नैताली उसे कहा जाता है। इसी तरह फिजी में जो है वो फिजी बात है, और जो मॉरिशस की हिंदी है वो कहीं ना कहीं भोजपुरी से प्रभावित है। अब तो बदल रहा है, काफी लोग मानक हिंदी भी सीख रहे हैं, लेकिन जो नए रूप विकसित हो रहे हैं हिंदी के, चाहे वो नैताली हिंदी हो, सरनामी हिंदी हो, फिजी बात हो, इसको भी मैं समझती हूँ कि हिंदी में ही शामिल किया जाना चाहिए, तभी हमारी हिंदी भाषा और समृद्ध कहलाएगी, हो जाएगी। और इसी कड़ी में जोड़ना चाहूंगी, हम विश्व हिंदी सचिवालय की बात कर रहे थे तो वहां से 2 पत्रिकाएं निकलती हैं वार्षिक, विश्व हिंदी पत्रिका और हिंदी साहित्य। तो ये जो 2 पत्रिकाएं, इसमें विश्व भर के लेखक लिखते हैं। तो मैं समझती हूँ इस बहाने भी हम एक दूसरे को जानते कि किस देश में कौन लिख रहा है, और वहाँ यदि कोई भाषा शिक्षण पर कार्य कर रहा है तो वो उस भाषा का विवेचन भी कर सकते हैं। जी, हम कहते ही हैं कि जो हमारी संस्कृति है वो वसुधैव कुटुंबकम की है, कि पूरी दुनिया जो है वो एक परिवार है, ये हम मानते हैं। तो भारतीय साहित्य के जो पुरोधा हैं उनकी बात तो होती ही है, लेकिन आज वर्तमान स्वरूप में जब हम युवा शक्ति को ज्यादा से ज्यादा जोड़ रहे हैं आपस में, इंटरनेट का दौर है, ये युग जो है एक क्लिक पर सब कुछ हमें उपलब्ध करवा देता है, ऐसे में भारतीय साहित्य कैसे बाहर जा रहा है और जो दूसरे देश हैं किस स्वरूप में भारतीय साहित्य को अपना रहे हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं, ये सब बातें आज हमारे जो अतिथिगण हैं यहाँ पर उन्होंने हमें बताई। तो यहाँ जब हम अंतिम पड़ाव पर हैं कार्यक्रम के, मैं बहुत जल्दी एक एक टिप्पणी आप तीनों से चाहती हूँ कि भारतीय साहित्य जो है वो देश की संस्कृति को समृद्ध करने में अपनी भूमिका तो निभाता ही है, लेकिन आप उसे किस तरह से देखते हैं? तो हिरोयुकी सातो जी, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आने वाले समय में क्या संभावनाएं और आप देखते हैं? अच्छा, हर देश की संस्कृति तो समझने के लिए तो भाषा सीखना तो जरूरी है जी। भाषा सीखने से संस्कृत तो समझ सकते हैं। हिंदी भाषा तो जापानी लोगों के लिए बोलना तो मुश्किल नहीं है, शब्द क्रम तो एक जैसा है। तो मैं तो अंग्रेजी भी थोड़ा बोल सकता हूँ, लेकिन हिंदी में बोलने तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रीना जी, हाँ, तिलक जी, आप बताइए, चलते चलते आपसे मैं टिप्पणी चाहती हूँ इस पर कि कैसे ये जो हमारी एक यात्रा है ये और समृद्ध हो सकती है। मुझे लगता है कि आज अनिवार्य है कि हम युवा पीढ़ी को ज़्यादा सशक्त बनाएं और अपनी भाषा और संस्कृति की ओर खींचे, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हमारी भाषा हमसे छूट रही है। हमारे जो भारतीय मूल के परिवार हैं उनको इस बात को ध्यान में रखना है कि बच्चों को हिंदी या अन्य जो भारतीय भाषाएं हैं जिनसे हम जुड़े हैं इनको हमें सीखना है। चलते चलते सुनीता जी, आपकी टिप्पणी। भाषा को बोलने से भाषा समृद्ध होती है, और उतना ही जरूरी है कि भाषा में सृजन भी किया जाए। जब सृजित हो जाता है तो फिर वो उसे पढ़ने वाले भी पाठक भी होते हैं और लेखक भी। लेकिन भाषा, साहित्य और संस्कृति जो लोगों के बीच भावनात्मक संबंध पैदा करती है, मैं समझती हूँ वो आधार स्तंभ है हमारे रिश्तों के। बहुत ही अच्छी बातें, बहुत काम की बातें, और हमारे जो सारे श्रोता हैं उनके लिए आपने बहुत रुचिकर बातें बताई। मैं आप सभी अतिथियों का हृदय तल से यहाँ पर धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ, और मैं ये आशा करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम से हमारे जो साहित्य प्रेमी श्रोता हैं वो जरूर लाभान्वित होंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, प्रीना जी, हाँ, तिलक जी, आप मॉरिशस से आई, हिरोयुकी सातो जी, आप जापान से आए, सुनीता पाहुजा जी, आप कई देशों में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं और आपने अपने अनुभव हमसे साझा किए। मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। विदेशों में भारतीय साहित्य की कार्यक्रम में अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। परिचर्चा का संचालन कर रही थी
प्रसारण कर्मी नीलम मलकानिया। इसी के साथ साहित्यिकी कार्यक्रम का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता राम अवतार बैरवा।